हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। ये है अपना हिंदी कंपलसरी का सेकंड पार्ट, दूसरा भाग, जिसमें हम करने वाले हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न अपनी हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए। पहला भाग अगर आपने नहीं देखा है, कोई नए बच्चे जुड़े हैं, तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ उसका लिंक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में भी दिया हुआ है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, और हमारी जो सीरीज़ चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, उस सीरीज़ में 11वां क्वेश्चन है कि एक्सपोर्ट शब्द का पारिभाषिक हिंदी शब्द छांटिए। मैंने बताया था 2 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पारिभाषिक शब्दावली से पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। तो इम्पोर्टेंट जो बन सकते हैं, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने योग्य हैं, वो हम यहाँ पे छांट के ले रहे हैं। तो एक्सपोर्ट का मतलब होता है बच्चों निर्यात करना, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात। अब जब आपको एक्सपोर्ट याद हो गया तो साथ ही साथ इसका ऑपोजिट भी याद कर लीजिए, इंपोर्ट होता है, और इंपोर्ट का मतलब होता है आयात करना, यानी वस्तुओं को विदेश से देश में आयात करना, देश में मंगाना वो आयात कहलाता है, और चीज़ों को बाहर भेजना, दूसरे देशों में भेजना निर्यात कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा 12वां प्रश्न, जहाँ सौंदर्यता का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ पर अलंकार होता है। अब देखिए, हम टॉपिक पढ़ेंगे अलग से अलंकार वाला, लेकिन चूंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये पहले पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इस तरीके के प्रश्न आप याद रखेंगे कि अगर काव्य में किसी चीज़ का जब वर्णन किया जाता है और उस वर्णन को इतना बड़ा चढ़ा करके कर दिया जाए कि लोक मर्यादा उल्लंघित हो जाए, लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, तो वहाँ पर जो अलंकार होता है बच्चों, वो होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर, बात को बड़ा चढ़ाकर उसका वर्णन करना। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक उदाहरण देखते हैं हम। 13वां प्रश्न है, एक उदाहरण दिया हुआ है, काव्य पंक्ति दी हुई है, आपको बताना है कि इसमें अलंकार कौन सा है। तो पंक्तियाँ इस प्रकार है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। भाई अब यहाँ पे ये कहा गया है कि बिना पानी और बिना साबुन के जो हमें निर्मल कर दे, तो ऐसा तो संभव नहीं है। हमारा जो शरीर होता है, उस शरीर को निर्मल यानी मल रहित करने के लिए हमें पानी और साबुन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन बिना पानी और बिना साबुन के भी जो शरीर को निर्मल कर दे। तो अब यहाँ पे देखो, बात को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया है, लेकिन इसका अर्थ ये है कि जो हमारी निंदा करने वाले हैं, जो हमारे निंदक हैं, उनसे हमें दूर नहीं रहना, बल्कि उनको पास रखिए, ताकि वो हमारी निंदा करेंगे, हमारी कमियां बताएंगे, तो उससे हमारी कमियां धीरे धीरे हम उन कमियों को दूर कर देंगे और हम क्या है, कमियों रहित हो जाएंगे, यानी हम स्वच्छ हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया है, बिना पानी और बिना साबुन के निर्मल करने की बात करी है। तो इन काव्य पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार है, जो कि अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि जहाँ किसी बात को इतना बड़ा चढ़ा करके पेश किया जाए कि जहाँ लोक मर्यादा का उल्लंघन होता हो, तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इस प्रश्न में भी राइट आंसर रहेगा, उत्तर रहेगा इसका अतिशयोक्ति अलंकार। आप ये इंपॉर्टेंट उदाहरण याद रखिए, कई बार परीक्षा में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अतिशयोक्ति अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। तो ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है और बिल्कुल सिंपल से उदाहरण है, आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे। ऐसे हम हर अलंकार के जो हमारे सब्जेक्ट, हमारे जो सिलेबस में जो अलंकार हैं, उन समस्त अलंकारों के हम प्रत्येक के 2-2 उदाहरण याद करेंगे, उनकी विशेषता याद करेंगे, और मैं अच्छी तरह से आपको बता दूंगा कुछ ट्रिक्स के साथ कि किस तरीके से आपको अलंकारों को उदाहरण सहित याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों, पुरुष की भीरुता की पूरी निंदा करते हैं वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है। तो पुरुष की भीरुता का मतलब होता है पुरुष की कायरता। तो पुरुष की कायरता की तो निंदा ही होगी। तो यहाँ पे वाक्य को पढ़ते ही हमें उसका शाब्दिक अर्थ जो है, वो उसका अर्थ हमें प्रकट हो रहा है,
तो इसीलिए यहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति होगी। बच्चों 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती है, अभिधा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति। तो जहाँ पे किसी वाक्य को पढ़ते ही उस शब्द का अर्थ हमें प्रकट हो जाए तो वहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है कितनी है बताना है आपको। हिंदी भाषा में टोटल वर्ण कितने, देखो आगे आने वाली जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम आपको बताएंगे कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं, उसमें स्वर कितने हैं, उसमें जो है वो व्यंजन कितने हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। व्याकरण का जो हमारे 4 टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक भी हम पढ़ेंगे। तो अभी प्रश्न में ये पूछा है कि स्वर कितने हैं, तो आपको याद होगा हमारे जो हिंदी वर्णमाला में अ से लेकर के अंग और अह तक की जो स्वरों की जो संख्या है उसमें स्वर जो है वो 11 होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा कि स्वर जो है वो 11 होते हैं। इसमें होता है पहला स्वर जो है वो अ है, दूसरा है आ, फिर है ई, 4 हो गए, छोटा ऊ बड़ा ऊ, 6 हो गए, उसके बाद आता है री, उसके बाद आते ये 5 हो गए, उसके बाद होता है ऊ और ऊ, 7 हो गए, उसके बाद ए और आई, 8 और 9 हो गए, उसके बाद औ ए आई ओ और औ, तो ये इस तरीके से 11 हो गए। अंग और अह ये स्वरों में शामिल नहीं है, इस बात का ध्यान रखें आप। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 16वां, विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। हम जैसे बोल रहे हैं ना, हमारे भाव जो हम प्रकट कर रहे हैं, तो ये हम किसके माध्यम से प्रकट कर रहे हैं, संकेत के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, शब्द के माध्यम से या ध्वनि के माध्यम से। तो बच्चों विचारों की जो अभिव्यक्ति है वो भाषा के माध्यम से होती है। मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उनको हम भाषा के माध्यम से प्रकट करते हैं। ये आपका रिक्त स्थान में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, इसीलिए आप लोग याद रखेंगे। और जो प्रश्न आपको याद नहीं होते हैं, आपको लगता है कि मुझे इस प्रश्न को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए और अपनी पूरी एक नई सीरीज बना लीजिए। अभी एग्जाम में बहुत टाइम बाकी है, हाफ ईयरली एग्जाम अभी हो जाएगा दिसंबर में, उसके बाद अपना जो वार्षिक परीक्षा होगी, तो बोर्ड के जो एग्जाम्स होंगे मेन एग्जाम्स, उसमें भी ये प्रश्न आपके बहुत काम आएंगे। और साथ ही साथ इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर हम अवेलेबल करवा देंगे, साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम अवेलेबल करा देंगे। और ये हमारी जो प्रश्नों की पूरी सीरीज है, इस सीरीज़ को अगर आप एक साथ प्राप्त करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पर आपको PDF के रूप में कंप्लीट जो आपके जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये PDF के रूप में, और साथ ही साथ ये वीडियोज़ जो है वो एक जगह आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारे कंप्लीट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, ये सब कुछ आपको हमारे ऐप में मिलेगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो 2 व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं, सबका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि जूझ कहानी में बसंत पाटिल कौन था। ये हमारी जो सप्लीमेंट्री बुक है, सेकेंड जो बुक है हमारी, उसमें से लिया गया प्रश्न है और परीक्षा में पूछे जाने लायक है। तो आप याद रखेंगे जो कहानी है जूझ कहानी, इस जूझ कहानी में बसंत पाटिल लेखक की कक्षा का एक छात्र है। अब लेखक कौन है इस बात का ध्यान रखना, जूझ कहानी का लेखक है आनंद यादव। तो आनंद यादव जब स्कूल जाने लगा तो उस स्कूल में उस क्लास का जो उसका छात्र एक साथी था वो था उस बसंत पाटिल, जो एक दुबला पतला लड़का था, है ना, शरीर से दुबला पतला शांत स्वभाव का लड़का था, लेकिन पढ़ने में बड़ा ही होशियार था, बड़ा ही तेज था। तो याद रखेंगे आनंद यादव का एक साथी, शरीर से दुबला पतला, स्वभाव से शांत और पढ़ाई में होशियार या तेज छात्र था। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, यशोधर बाबू अपने बच्चों के संबंध में प्राय किसनदा का कौन सा फीकरा दोहराते थे। वो अपने बच्चों के लिए बार बार एक बात कहा करते थे किसनदा की, वो बात कौन सी थी, तो वो बात थी बच्चों कि समय आने पर जिम्मेदारी जब पड़ेगी ना सर पे, तो समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि यशोधर बाबू यह फीकरा दोहराते थे कि जिम्मेदारी सिर पर पड़ेगी तब सब ठीक हो जाएगा। अभी नहीं मान रहे थे ना उनके बच्चे, उनके कहने में नहीं थे, तो इसीलिए ये बात कहा करते थे कि बेटा जिम्मेदारी पड़ेगी तब पता चलेगा, मालूम चलेगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि पहलवान की ढोलक कहानी का संदेश क्या है, बताइए। बच्चों, पहलवान की ढोलक कहानी में कहानीकार रेणु जी ने कला का स्वतंत्र मूल्य होने का संदेश दिया है। कलाकार कभी भी पर मुखापेक्षी नहीं होता। मानवता की साधना करने और जीवन सौंदर्य की रक्षा के लिए कला की प्रासंगिकता बनाए रखना कलाकार के साथ ही समाज के सभी जनों का भी कर्तव्य होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि फीचर के कोई 4 प्रकार बताइए। देखो, हमारे सिलेबस में एक आलेख और एक फीचर, ये परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो इनसे संबंधित कुछ और प्रश्न भी बनते हैं। बात करते हैं फीचर की। फीचर के प्रकार पूछा गया है, कोई 4 प्रकारों के नाम लिखने हैं, तो आप लिखेंगे कि फीचर के 4 प्रकार इस तरीके से हैं। पहला है व्यक्तिगत फीचर, दूसरा है समाचार फीचर, तीसरा है चित्रपरक फीचर और चौथा है यात्रापरक फीचर। फीचर और आलेख के बारे में हम अपनी आगामी क्लासेस में आपको बहुत विस्तार से बता देंगे। कंप्लीट आपका कोई भी टॉपिक, कोई भी डाउट आपका नहीं छूटेगा। आप लगातार हमारी क्लासें आएगी, आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर लें, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए बच्चों, तो आज की हमारी जो क्लास थी इसमें हमने 2 भाग किए। ये जो तीसरा भाग है इसको हम नेक्स्ट कल जो है वो फिर से मिलेंगे तीसरे पार्ट के साथ में। इसी तरीके से हमारे हिंदी कंपलसरी के साथ हिंदी साहित्य और इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ये सारी क्लासेस अब बिल्कुल आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक भी करें और साथ ही साथ आपके जो भी मित्र हैं, संबंधी हैं, दोस्त हैं जो क्लास 12th में पढ़ते हैं, उनके साथ इस क्लास को शेयर ज़रूर करें। तो अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।